गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करना और हमारे लिए भी गर्व की बात है। क्या है प्रश्न कि अभी 19वें एशियाई खेलों में भारत का 100वां स्वर्ण पदक ये किसने जीता? तो आंसर होगा कबड्डी टीम ने। तो एशियन गेम्स की हम बात कर रहे हैं। एशियन गेम्स ये 2022 वाले हैं जो 2023 में हो रहे हैं। कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। कौन होस्ट कर रहा है? चाइना के हांगजाऊ में। और इसमें जो भारतीय टीम है उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है ये पूछेंगे तो आंसर होगा अमूल। और इसमें उद्घाटन समारोह में अगर भारतीय ध्वजवाहक पूछे फ्लैग बियरर तो 2 खिलाड़ी थे। एक थे हरमनप्रीत सिंह जो कौन है मेंस हॉकी टीम के कप्तान है, और एक लवलीना बोरगोहेन है जो कि कौन है बॉक्सर है। तो अगर प्रश्न की बात करें तो रितु नेगी के नेतृत्व में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भारत के लिए 100वां पदक जीता है। प्रश्न यही था कि 19वें एशियाई खेलों में भारत का 100वां पदक किसने जीता? तो 100वां मेडल ये भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है जिसके कप्तान है रितु नेगी। और यहाँ पे अगर बात करें कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता तो गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, दिमाग को खुला रखना। भारतीय महिला कबड्डी ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है, लेकिन प्रश्न क्या है कि एशियन गेम्स में 100वां पदक 100वां मेडल, यूं नहीं कह रहा गोल्ड मेडल, यूं नहीं कह रहा सिल्वर मेडल या ब्रोंज मेडल, वो कह रहा है 100वां मेडल चाहे कोई सा भी हो वो किसने जीता? तो कबड्डी टीम ने, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने। अंतर समझ में आ गया। और यहाँ पे भारतीय महिला कबड्डी टीम ने किसे हराया? चीनी ताइपे को हरा करके हमने गोल्ड जीता। और ये क्वेश्चन इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन गेम्स के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत ने 100 मेडल जीते हैं। और अब आप यूं भी कह सकते हो कि एशियन गेम्स में 100 या उससे ज्यादा मेडल जीतने वाला भारत ये कौन से नंबर का देश बन गया? चौथा देश। चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले भारत का जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर था वो 2018 के एशियन गेम्स जो कि इंडोनेशिया में हुए थे वहां था। 70 मेडल वहां जीते थे हमने। और वैसे आपको बता दूं इसमें हमारी जो पुरुष कबड्डी टीम है ना उसने भी गोल्ड जीता है, उसने ईरान को हराया है। और महिला टीम ने भी गोल्ड जीता है, उसने चीनी ताइपे को हराया है। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो जरा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कैसे भी बन सकता है। यहाँ पे स्टैटिक ही बन के आ जाए कबड्डी से संबंधित, तो याद रखना 12 खिलाड़ी होते हैं। उसके अलावा एक और प्रश्न याद रखना कि जो 2025 में जो कबड्डी विश्व कप होगा वो कहाँ पे होगा? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंग्लैंड में होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब ये एशिया के बाहर होगा। एशियन गेम्स के कुछ इतिहास की बात करें तो इसका पहला जो एशियन गेम्स है वो 1951 में हुआ था नई दिल्ली में। देखो भारत में 2 बार हो चुका है ये, एक तो 1951 वाला और 1982 वाला, और पिछला वाला ये इंडोनेशिया में हुआ था, अभी 2022 में होना था, लेकिन 2022 वाला 2023 में हो रहा है चाइना के हांगजाऊ में। अगला वाला 2026 जो होगा वो जापान में होगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, जीएसटी परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर कितना कर दिया? इस तरह के प्रश्न भी आ चुके हैं एग्जाम में। तो आंसर होगा 5%। तो एक्चुअली में अभी जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई थी अभी नई दिल्ली में। वहीं पे ये फैसला लिया गया कि बाजरे के आटे से बने जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर जीएसटी दर को 18% ये अभी तक लगा करता था, लेकिन अभी उसे घटा करके 5% कर दिया गया है ताकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ ये जनता के लिए अधिक सुलभ हो सके, आसानी से वो उसको एक्सेस कर पाए। और अभी आपको याद है कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो या फिर हॉर्स राइडिंग या ऑनलाइन सट्टेबाजी, इन सब पे जीएसटी को बढ़ा के मैक्सिमम कर दिया 28%। और आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले भी जीएसटी की जो शीट है मैंने आपको रिवाइज कराई थी। जीएसटी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं वो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है, 1954 में किया था। अब बताओ वे संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में, 122वां। तो याद रखना जीएसटी अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला तो 122वां संविधान संशोधन बिल है, और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अगला प्रश्न है, जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य बना था असम, और आखिरी बना था जम्मू कश्मीर। और भारत का जीएसटी ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए आप 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हो। अच्छा, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। लेकिन पूछे सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। और इसमें
जो दरें होती है वो किस प्रकार से होती है, या टैक्स स्लैब अगर बात करें तो 5 प्रकार का होता है, 0%, 5%, 12 और 18 और 28% और जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पंजीकरण संख्या, वो कितने अंक का होता है, 15 अंकों का होता है, जबकि आधार कार्ड जो आपका होता है वो 12 अंकों का होता है। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होती है, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी, तो अनुच्छेद 279A। और आपको याद है अभी राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था गोवा की कैपिटल पणजी में, और इस संग्रहालय का नाम रखा था धरोहर। और मैंने आपको बोला है कि जब भी जीएसटी से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, ये शीट में आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा, और जो भी टॉपिक होंगे या पॉइंट्स होंगे वो इसमें ऐड कर दूंगा मैं, ताकि ये अपडेटेड भी रहे। तो बिल्कुल अप टू डेट चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। विद द रिवीजन में आपको आधी चीजें यहाँ पे भी याद करवा दूंगा, बशर्ते आप मेरे साथ बोलना स्टार्ट कर दो। भाई नए स्टूडेंट हो तो बोलने में दिक्कत आएगी शुरुआत में, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं, जिन्होंने ये शीट को 3-4 बार रिवाइज कर लिया है, तो अब आप बोलना स्टार्ट कर दो। आते मत रहो, सुनते मत रहो, बोलोगे तभी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो तो अभी बढ़ते हैं फिर आगे। चलो फिर बताओ, राजस्थान में 3 नए जिले और बनेंगे, तो बताओ अब राजस्थान में कुल कितने जिलों की संख्या हो गई है, तो आंसर होगा 53। आपको याद होगा 2023 में ही राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। फिर हमने देखा था टोटल जिले कितने हो गए, वहां पे 50 हो गए। और अभी अक्टूबर 2023 में ही अशोक गहलोत जी ने 3 और नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है। तो अब टोटल कितने हो गए, 53 हो गए। वो नए 3 कौन कौन से हैं, एक मालापुर है, ये टोंक जिले से अलग होकर के बनाया जाएगा। एक सुजानगढ़ है, ये चूरू जिले से अलग होकर के बनेगा। और कुचामन सिटी, ये नागौर से अलग होकर के बनेगा। बात यहाँ पे राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो इसकी कैपिटल जयपुर है, और जयपुर में विश्व का 3रा और भारत का 2रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। अभी आपको याद होगा राजस्थान सरकार ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की थी, और हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने जयपुर से स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 को शुरू किया। उसी तरह हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जयपुर में किया था। और राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इससे पहले 4था टाइगर रिजर्व बना था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व वाला भी RAS का जो प्री एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था, मैंने आपको बताया भी था। अभी पहली प्रीमियर वॉलीबॉल लीग का आयोजन जयपुर में हुआ, जिसको महाराष्ट्र ने जीत लिया। अभी राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई जाने वाली पचवाई पेंटिंग को GI टैग मिला था। और यहीं पे नाथद्वारा में ही भगवान शिव जी की एक स्टेच्यू भी बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 112 मीटर है, और उसे स्टेच्यू ऑफ बिलीव कहते हैं। और अभी कोटा राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता है, मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता था। और देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पारित किया था राजस्थान ने ही। इसके अलावा राइट टू साइट, राइट टू हेल्थ पॉलिसी को भी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला भी पहला राज्य राजस्थान बना था। और अभी लक्खी मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के सीकर में होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय मरु फेस्टिवल होता है, ये जैसलमेर में होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में होता है। तो इन सब कारणों से राजस्थान न्यूज में था, ये ध्यान रखना। अच्छा ये भी याद रखना, अभी हमने जो इजिप्ट के साथ पहली बार एक एक्सरसाइज किया था साइक्लोन 1, वो कहाँ पे किया, राजस्थान में ही। अब आप लोग मुझे बताओ कि अभी किस देश के साथ हमने बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का एक्सरसाइज किया था, वो भी हमने राजस्थान में किया था इसी साल। आप बताओ किस देश के साथ। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। तो भारतीय वायु सेना दिवस ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल भारत अपना ये 91 नंबर का इंडियन एयरफोर्स डे मना रहा है। थीम भी है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। और कहाँ पे मना रहा है, तो आंसर होगा प्रयागराज में। वैसे इंडियन एयरफोर्स की बात करें, स्थापना इसकी होती है 8 अक्टूबर 1932 को। और भारतीय वायुसेना का संस्थापक किसे कहा जाता है, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को। वे आजादी के बाद इंडियन एयरफोर्स के पहले वायुसेना प्रमुख भी बने थे। और इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है, नभः स्पृशम दीप्तम। ये तो संस्कृत में हो गया, इसका मतलब हो गया टच द स्काई विद ग्लोरी। और ये जो आदर्श वाक्य है ना, ये गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। देखो मैंने आपको एक और बात याद करवाई, अभी जो इस साल नौसेना दिवस होगा, वैसे नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को होता है। पूछेंगे कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग किले में। और इस बार जो हो चुका है आपका सेना दिवस, कब,
15 जनवरी को। उसका आयोजन हुआ था बंगलुरु में, लेकिन अगले साल कहाँ पे होगा, वो लखनऊ में होगा। तो ये तीनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कब कब होते हैं और कहाँ पे होंगे, इनको ध्यान रखना प्लीज। और अगर अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करें तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया, 2 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस होता है, स्वच्छ भारत दिवस भी था। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस और 5 अक्टूबर को एक तो वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे मनाया। तो अक्टूबर के ये डेज ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड जिसका नाम है मुक्ति, इसका संबंध किससे है, बिहार से। अब ये क्या है भाई, तो बिहार के जेलों में जो कैदी हैं उन्होंने जो उत्पाद बनाए हैं उन्हें मुक्ति ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा, ये इसका मतलब हो गया। और अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, अभी उन्होंने पटना के सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में इस जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति को लॉन्च किया है। और यहीं पे जेल के कैदियों के द्वारा बनाई गई जो भी सामग्री है, जो भी उत्पाद है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। अच्छा, एक इंडिपेंडेंस आपको याद होगा, रिलायंस ग्रुप ने गुजरात में अपना FMCG ब्रांड लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस के नाम से। और मुझे बता सकते हो रिलायंस रिटेल ने किस नाम से एक फैशन रिटेल लॉन्च किया था, तो आंसर होगा योस्ता, YOUST है, योस्ता। जबकि निराक्षी क्या है, निराक्षी एक पनडुब्बी है जो पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लीसा क्या है, तो ओडिशा ने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया था, उसी का नाम लीसा रखा था। अब बात यहाँ पे बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है, और गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और आप जानते हो अभी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को बिहार ने शुरू किया था। वैसे भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको मिलेगा पटना में, लेकिन अगर पूछे कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य खोला गया था, बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में। और बताओ किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू किया था, पटना नगर निगम। और दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर ये कहाँ बन रहा है, बिहार में, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। 2025 तक बन जाएगा ये। और अगर पूछे कि CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम ये कौन सा बना, पटना नगर निगम। CBDC एक तरह का रुपया है जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी बिहार के मरचा चावल को GI टैग भी मिला था। ठावे महोत्सव ये भी मनाया गया था बिहार में ही। अच्छा, यूं बताओ, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर ये बुक आई थी अभी 2023 में, इसको किसने लिखा था, लेखक कौन है, अभय के इसके लेखक हैं। और देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन भी किया गया था गया बिहार में। और वैसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। यहाँ पे आपको एकमात्र नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। मैं बात कर रहा हूँ वाल्मीकि नेशनल पार्क की। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स बिहार से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, तो आंसर होगा 35%। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन, शिवराज सिंह चौहान। अभी उन्होंने ही कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को अब सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। पर याद रखना, वन विभाग में ये लागू नहीं होगा, ये पॉइंट जरूर याद रखना। और आपको बता दूं कि स्थानीय निकाय जो पंचायतें हो गई, जो नगर पालिकाएं होगी, उसमें महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, मध्य प्रदेश बना था। और आप जानते ही हो, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो बिल आया था वो पास हो चुका है, राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिए हैं। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछे वो कौन सा अधिनियम है, तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और कौन सा बिल था, 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। और इसको बोलते क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये जरूर याद रखना। कितने सालों के लिए लागू, 15 सालों के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कितना आरक्षण है, 10% है। और ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, 103वां 2019 में। और अगर पूछे कि एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण खत्म हो चुका है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है ये पूछ रहा हूं, तो 104वां है। अच्छा, यहां से वैसे एक बहुत खूबसूरत प्रश्न बन सकता है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से पहले किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदायों के सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता था, तो आंसर होगा 331। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए।
अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में नोकिया ने कहां पर 6G लैब यानी कि प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो अभी टेलीकॉम कंपनी नोकिया ने बंगलुरु में 6G लैब बनाई है। कंपनी ने कहा है कि यह अपनी तरह की पहली लैब है और इस लैब का उद्घाटन किया हमारे रेलवे और टेलीकॉम जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने। तो इस लैब में क्या होगा? तो नेटवर्क को सेंसर के तरह बनाने के लिए इसमें रिसर्च की जाएगी। मतलब आप कह सकते हो एक लाइन में, नेटवर्क एज अ सेंसर, ये बनाने के लिए इसमें वर्क होगा। और इस टेक्नोलॉजी के जरिए नेटवर्क जो है ये बिना किसी ऑनबोर्ड सेंसर के वस्तुओं, लोगों और मूवमेंट यानी कि गति को सेंस कर पाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल और फिजिकल दुनिया को एक साथ लाया जा सकेगा, ऐसा कंपनी का कहना है। नोकिया ये किस देश की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है। पहले मतलब जब ये आपको याद हो, अगर आज से 15-17 साल पहले जब हम छोटे थे तो हमने और कोई कंपनी सुनी नहीं थी, बस नोकिया कंपनी होती थी, तो हमें लगता था ये भारत की कंपनी है। लेकिन ये भारत की नहीं है, ये फिनलैंड की कंपनी है। और अभी याद आएगा आपको बंगलुरु से कि न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन ये बंगलुरु में हुआ था। अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार सबसे ज्यादा ग्रीन ऑफिसेज के मामले में बंगलुरु टॉप पर है। देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन ये कहाँ पे स्थापित हुआ? बंगलुरु में। और अभी झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट ये लॉन्च किया गया था बंगलुरु में। बंगलुरु इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के हेडक्वार्टर मिलेंगे, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, इसरो का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो इन सब कारण से बंगलुरु न्यूज में रहता है, ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को। तो हर साल 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? कॉटन और उससे बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए और कपास की तकनीक को समझने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कपास ये दुनिया भर के कई देशों में उगाई जाने वाली एक मूल्यवान फसल है और इसकी थीम है इस बार की मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। कपास ये एक खरीफ की फसल है और बात करें सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? तो भारत देश में होता है, फिर चाइना में और फिर अमेरिका में। और भारत के अंदर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान का नंबर आता है। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD कौन बने? तो आंसर होगा रामास्वामी नारायणन। तो अभी रामास्वामी नारायणन को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया CMD बनाया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? देवेश श्रीवास्तव का। आप जानते हो अभी नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने थे, तरुण सोबती नाम है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख, इंपॉर्टेंट नाम है, रघु श्रीनिवासन। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के नए अध्यक्ष बने KN शांता कुमार। यहाँ पे 2023 के कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जैसे कि ये हो ही गया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाला। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन बने रजनीश कुमार। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष बने थे सिंधु गंगाधरन और नेस्कॉम के अध्यक्ष बने थे राजेश नाम्बियार। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक बनी डॉक्टर वसुधा गुप्ता। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अध्यक्ष बने R माधवन। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। और पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी गीतिका श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने प्रकाश श्रीवास्तव। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की CMD बनी थी परमिंदर चोपड़ा। और कैबिनेट सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, राजीव गौबा इनका नाम है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के निदेशक बने प्रोफेसर गणेशन कन्नबिरान। तो यहाँ पे लगभग 12 अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको और रिवाइज करवा दिए, ये सारे 2023 वाले हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, 19वें एशियाई गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। बाकी एशियन गेम्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, तो अभी आपको याद रखना है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और किसे हराया? इसमें हमने जापान को हराया है। अच्छा, वैसे हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह हैं, जो इसके उद्घाटन समारोह में हमारे ध्वजवाहक भी हैं लवलीना बोरगोहेन के साथ। और वैसे आपको बता दूं, एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ये चौथा गोल्ड है। इससे पहले हम 1966, 1998 और 2014 में भी गोल्ड जीत चुके हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपको और याद रखना होगा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? ये अभी इसी साल नए बने हैं। उनका नाम है क्रेग फुल्टन, ये साउथ अफ्रीका से हैं।
और अगर आप हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास देखते हैं तो वहाँ पे 4-5 बार ये प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ और बोला भी ये इंपॉर्टेंट नाम है ये, और अब तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और हॉकी टीम से आपको याद आएगा अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें भी हमारी मेंस हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल जीता था। वहाँ पे हमने जर्मनी को हराया था, ये याद रखना। यहाँ पे हमने गोल्ड जीता है जापान को हरा के। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और क्या बात है भाई, नए स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे हैं क्या हमारे साथ? जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में मैं बोलता हूँ ना जैसे कि आप में से कोई नए स्टूडेंट है तो ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। तो उस मैसेज के थ्रू मुझे पता लग जाता है कि कितने नए स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बस एक आधी नए बच्चों के मैसेज दिखते हैं, इसका मतलब बच्चे जुड़ नहीं रहे क्या? अरे शेयर वेयर कर रहे हो नहीं कर रहे आप लोग? ऐसे मत करो यार, कम से कम अपने दोस्तों के साथ ही स्टडी ग्रुप में तो इसे शेयर करो, ऐसे दिल मत तोड़ो मेरा। बाकी इनकी क्विज मैंने बना करके अपलोड कर दी है, PDF भी आपको मिल जाएगी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। और आपके नोबेल पुरस्कार ये कल पूरे हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स का आ जाएगा, उसके बाद आपको ट्रिकी वीडियो मिल जाएगा उसको याद करने का। और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था 2023 के लिए किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, तो नरगिस मोहम्मदी। फिर पूछा किसे स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, डॉक्टर जोइता गुप्ता। और 19वीं एशियाई खेलों में दीपिका पल्लिकर और हरिंदर पार सल्दू ने स्वर्ण जीता, इनका संबंध किस खेल से है? स्क्वैश प्लेयर है ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? ग्वालियर। किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला? तो अरुणाचल प्रदेश। जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन गए महेंद्र सिंह धोनी। और भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है, कौन सा मंत्रालय इसकी देखरेख करेगा? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। और प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया भारत को, लगातार तीसरी बार बन रहा है। और किस मंत्रालय ने उम्मीद दिशा निर्देश जारी किए? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। और हर साल किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं? तो अक्टूबर को। अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।